बात आती है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, तो मैंने आपको इनहेरिटेंस की डिफिनेशन पहले बता दी थी, याद है ना आपको? इनहेरिटेंस क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो स्टार्ट करते एकदम स्टार्टिंग से, मेंडल की बात से कि मेंडल कब कहाँ कैसे, और गलत बात है, ठीक है, कब काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। सबसे पहले इनकी कुंडली आप लिख लीजिए, कब पैदा हुए थे। भाई साहब बार बार कह रहे हैं तो लिख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में कहीं लिखा होगा अगर, तो इनकी जो डीओबी है बर्थडे मनाने के लिए, ठीक है, इनका जो बर्थडे आता है वो आता है 22 जुलाई 22 जुलाई 1822। सही है, 21 है, 22 ही है, 22 है। आप इसे लिख लीजिए कहीं पर, मेंडल। अच्छा ठीक है, लिख ले, कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया लिख लीजिए आप। अब असलम जाने असलम का है तो हम क्यों जाने, कोई बात नहीं। चलिए, ये तो बर्थडे की बात हो गई। बात करते हैं कब इन्होंने काम करना अपना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बात है कब की, मिड 19th सेंचुरी की बात है। हाँ 1822 है ये। अब बात करते हैं मेंडल की, तो मेंडल ने काम करना यानी इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स पर, इनहेरिटेंस जो लॉ होता है, इनका लॉ जो है इनहेरिटेंस का, इस पे काम करना कब इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका बनता है ये होता है मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा अभी, अगर जब हम डेट पढ़ेंगे तब। इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, दैट हेडवे वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कैसे होता है, यानी जो करेक्टर्स होते हैं वो कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचते हैं, मोबाइल बंद कर लेना, ठीक है, कैसे पहुंच जाते हैं, उस प्रोसेस को जो आपने कहा था इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको समझ में आना कब स्टार्ट हुआ। मैंने कहा था कि जब मेंडल ने अपना काम स्टार्ट किया तब। और मेंडल ने अपना काम करना कब स्टार्ट किया, मिड 19th सेंचुरी। कब स्टार्ट किया था, मिड 19th सेंचुरी में काम करना अपना इन्होंने स्टार्ट किया। तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए आप, क्या मेंडल के पहले भी जो लोग थे, मेंडल से पहले भी जो लोग थे, क्या उन्हें भी वेरिएशन के बारे में कुछ पता था? क्या वो भी लोग वेरिएशन के बारे में जानते थे? बिल्कुल जानते थे। और उन्हें ये भी पता था कि जो वेरिएशन क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही छुपा हुआ है, ये तो उन्हें पता था। लेकिन कैरेक्टर्स कैसे पास हो रहे हैं ये किसी को पता नहीं था। और ये पता लगाया किसने, मेंडल ने पता लगा। और किसी चीज को पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो जब एक्सपेरिमेंट आपने करना स्टार्ट किया, वो जो डेट थी, वो जो साल था, वो क्या था आपका, मिड 19th सेंचुरी। जैसे आजकल कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st चल रही है। इससे पहले 20 भी आई होगी, उससे पहले 19th सेंचुरी, ठीक है। आगे बात करते हैं। नाम बहुत खूबसूरत सा है इनका, ग्रेगर मेंडल। क्या नाम है, अब जो भी जोड़ लीजिए आप, जॉन भी जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इतना ठीक है भाई, हम मेंडल अगर पढ़ लें तो कुछ गलत हो जाएगा नहीं ना। तो ग्रेगर मेंडल, इन्होंने क्या किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, इनके एक्सपेरिमेंट को कहते हैं क्या है, हम कंडक्टेड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कल मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था, अगर आपको सब कुछ याद आया होगा तो। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मैंने कहा था ना कि अपने टाइप से आप कैरेक्टर चूज करते हो। कुछ कैरेक्टर आप एक पेरेंट्स लेते हो, कुछ कैरेक्टर आप दूसरे पेरेंट्स लेते हो, और आप चाहते हो कि वो दोनों कैरेक्टर किसी ऑफस्प्रिंग में पहुंच जाएं। ये तो आपने कहा था ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड डोमेस्टिकेशन से आपने तैयार किया था साहिवाल काऊ, ठीक है। तो बात आती है जो मेंडल साहब थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये इनके हर एक लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब आता था किस पे इन्होंने किया था, गार्डन पीपर। किस पे किया था, गार्डन पीपर, जो आपके घर में आती है ना, बस ठंडी आने वाली है और साथ में मटर और आलू दोनों आने वाली है। ये तो होगा ना, डेल धनिया की पाती मारेंगे बहुत। गार्डन पे कहने का मेरा मतलब ये है, ठंडी आते वक्त बस एक ही सब्जी घर में बनती है, वो क्या होती है,
आलू मटर क्या बना है, मटर क्या बना है, मटर। ठीक है, तो इन्होंने अपना काम किस पे स्टार्ट किया, मटर पर, और कहीं ना कहीं इनके लिए फायदेमंद भी था इस पे काम करना। ये बहुत सारी चीजों से बच भी गए थे, नहीं इन्हें परेशानी बहुत होती, लेकिन बस इनकी किस्मत थी कि इस पे इन्होंने ये प्लांट, भाई क्यों परेशान कर रहे हो, हट जाओ, मटर नहीं, जो पी प्लांट था उसे इन्होंने क्या किया, चूज किया, और बहुत सारी चीजों से ये बच भी गए थे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। किस पे किया, गार्डन पी पे किया। आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं इनका नाम, इसका नाम होता है पाइसम सटाइबम। आओ किनारे आओ, पाइसम सटाइबम, क्या तो किनारे आप मारते हैं, पाइसम सटाइबम। अरे क्या है भाई, परेशान क्यों, लिख लो आप। और कितने साल काम किया था, पूरे पूरे 7 साल। कितने साल, पूरे पूरे 7 साल। और तुम इनके काम को 7 दिन भी नहीं पढ़ना चाहते। अब पूरे पूरे 7 साल काम किया, 7 साल काम नहीं होता ना, छोटा बच्चा है, अच्छा खासी हाइट पे आ जाएगा। 7 साल काम किया था, 7 ईयर इन्होंने काम किया था। और कब से कब तक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1856 से लेकर 1863, क्या 7 साल हो गया। अच्छा बताओ, ये जो है आपके पास 1856 से लेकर 1863 है, तो क्या ये 19th सेंचुरी ही थी, थी या नहीं, बिल्कुल 19th सेंचुरी है। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भाई, एक गार्डन पी भी तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है। इसके अलावा ये इनका जो लॉ है, यानी मेंडल साहब का जो लॉ है इनहेरिटेंस का, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल होता है। कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले एक्सेप्शन नहीं, पहले वो डिस्कस करेंगे हम कि इन्होंने कैसे कैसे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, इतनी बातें। तो अपना काम इन्होंने स्टार्ट किया था गार्डन पी के ऊपर, 7 साल लगातार इन्होंने काम किया था, 1856 से लेकर के 1863 तक काम किया। प्लांट का नाम था पाइसम सटाइबम। और इस प्लांट पर काम करने के बाद में इन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप इतनी बातें आप क्या करें, अपनी एनसीईआरटी में थोड़ा सा कलर कर लें। नेक्स्ट कुछ बातें और हैं इनके बारे में, जो मैंने अभी बाहर लिखा था, 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ये तो इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। इससे पहले इन्हें कहते हैं क्या है, हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो कहीं पर आप लिख लीजिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं हम, मेंडल साहब को कहेंगे, और किसे कहेंगे। और इन्हें हम फर्स्ट जेनेटिसिस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने जेनेटिक्स की स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं, ये आप बाहर से लिख सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, हाँ लिख लो, इसे आप लिख लो इसे। नेक्स्ट इसके आगे, हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ लिख लो भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मेंडल के बारे में। देखो आपको सबको पता है, मेंडल जो थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया। देखो अगर कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपके पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल होता है ना, होता है नहीं होता। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक डाटा अवेलेबल होगा। अगर आप सही डाटा का इस्तेमाल कर पाओगे तो आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या होगा, अच्छा माना जाएगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा, और आपको काम करने में भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। अगर डाटा इधर से उधर हो जाएगा तो आपका एक्सपेरिमेंट भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मेंडल साहब हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद इन्हें जो डाटा मिलता था, जो भी रिजल्ट मिलता था, उसे बहुत अच्छी तरीके से क्या करते थे, रखते थे, ताकि उसी डाटा के ये बार बार इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो लिखा है ड्यूरिंग द मेंडल इन्वेस्टिगेशन, जब अपना काम ये कर रहे थे, इनटू द इनहेरिटेंस पैटर्न, जब ये अपने इनहेरिटेंस पैटर्न पर काम कर रहे थे, इन्होंने सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम्स दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और हिंदी में शुद्ध इसे कहते हैं क्या है, सांख्यिकी विश्लेषण कहते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में थोड़ा लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने एनालिसिस की इस्तेमाल किया, और उसके साथ साथ में बायोलॉजी के अंदर इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, मैथमेटिकल लॉजिक्स का भी इस्तेमाल किया। वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम इन द बायोलॉजी, यानी अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्हें जो भी डाटा मिलते थे, उस डाटा को सॉल्व करने के लिए, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, मैथ का ही तो है, मैथ का ही ना, इन्होंने अप्लाई किया था उस पर।
अपने एक्सपेरिमेंट में ये फार्मूला इन्होंने क्या किया है, अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद में उससे रिजल्ट भी निकाला है। तो बात आती है ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर मैथ को लेके आए, यानी अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी डाटा मिलता था उस डाटा से नया रिजल्ट निकालने के लिए या नेक्स्ट जनरेशन में या आने वाली 2-3 जनरेशन में क्या हो सकता है ये अनुमान लगाने के लिए ये मैथ का इस्तेमाल करते थे। और किसका इस्तेमाल करते थे, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते थे। ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आप इसे अंडरलाइन कर लें कि मेंडल जब अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे रहे थे या इनहेरिटेंस पैटर्न पे काम कर रहे थे, इन्होंने सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी जो डाटा मिलते थे उस डाटा से सारे इन्होंने, देखो अगर आपको मैथ थोड़ा बहुत आती है तो आपको डाटा अगर कोई अवेलेबल है ना, उसे आप 3-4 जनरेशन आगे की भी आप सोच सकते हो क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में। ठीक है, इसके साथ साथ में इन्होंने बायोलॉजी में सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया, मैथमेटिक्स लॉजिक्स का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये मेंडल की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, सारी लगभग 2 से 3 दिन तक सारे सब कुछ मेंडल की ही बात चलेगी। मेंडल ने जो किया था वही हम बात करेंगे। इसके अलावा हिज एक्सपेरिमेंट हैज अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो सैंपल थे उससे जो रिजल्ट आते थे उनमें सैम्पलिंग साइज क्या थी, बहुत ही ज्यादा। कहने का मतलब क्या है, लार्ज सैम्पलिंग साइज का मतलब क्या है, देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं एक जो क्लास आज ले रहा हूं ये अभी लगभग 1.5 घंटा क्लास चलेगी, ठीक है, और 1.5 घंटा क्लास के दौरान मैं आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ा दूंगा। अब यही क्लास जो मेरे पास है, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, अगर यही क्लास में 2-4 बार 5 बार रिपीट कर दूं, होगा क्या, उससे कुछ फायदा होगा आपका, क्या फायदा होगा, हाँ आपको रट जाएगा, आपको याद होगा, चीजें क्या हो जाएगी, आपको एकदम समझ में आ जाएंगी। मतलब जो आज मैंने पढ़ाया है, अगर लगातार मैं आपको 5 दिन यही चीज सेम वे में सेम तरीके से सेम रिजल्ट के साथ पढ़ा दूंगा, होगा क्या आपका कि आपको हर एक चीजें याद हो जाएंगी, आपको चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो ये आप कह सकते हो जो आपने पहले दिन पढ़ाया था वही आपने लास्ट दिन भी पढ़ाया है, यानी जो पहले दिन का रिजल्ट था वही क्या है आपका लास्ट दिन का रिजल्ट है। मतलब जो पहले दिन रिजल्ट आया था उसका कहीं ना कहीं आपने प्रूफ दे दिया कि जो आपने पहले दिन पढ़ाया था वो सही पढ़ाया था, इससे पहले जो आपने पढ़ाया था गलत पढ़ाया था। ऐसा है नहीं ना, मतलब जो आपने पहली बार पढ़ाया था वही अगर आप लास्ट दिन पे भी पढ़ा रहे हो, मतलब जो आपने पहले दिन पढ़ाया था उसका रिजल्ट जो था वो क्या था, सही था, और आज भी वही पढ़ा रहे हो, मतलब क्या है, सही के सही है ना। बस इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को सही प्रूव करने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट को सही प्रूव करने के लिए जो मैं काम कर रहा हूं क्या है, सही है, उसके लिए ना इन्होंने एक ही एक्सपेरिमेंट को बार 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 किया। बार बार मतलब लार्ज सैंपलिंग साइज। कभी आपने सुना होगा इन्होंने एक क्रॉस कराया था टायर प्लांट का डॉग प्लांट के साथ में, है ना, आप यही तो यहां से पढ़ते हो, यही से स्टार्ट करते हो आप। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो केवल एक ही बार नहीं किया, बल्कि उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया, बार बार किया, ताकि ये पता चल जाए, हो सकता है कि एक बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरे पास कुछ और आए, और दोबारा मैं एक्सपेरिमेंट करूं वही क्या हो जाए, रिजल्ट चेंज हो जाए। इसका मतलब जो मेरा पहला रिजल्ट था वो क्या था, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट गड़बड़ था, तभी रिजल्ट क्या हुआ, चेंज हुआ। और अगर मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करूं मुझे जो रिजल्ट मिल जाए, और अगर वही एक्सपेरिमेंट में 100 बार करूं और रिजल्ट बार बार वही आए, इसका मतलब जो मैंने पहली बार किया था एक्सपेरिमेंट वो क्या है, मेरा सही था, जो रिजल्ट है वो विद प्रूफ के साथ आ रहा है। अब आप कितनी बार भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट वही का वही आएगा। इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करते थे। इतना काम इनका जो टाइम लगा 7 साल इसीलिए लगा था कि एक ही काम को, ये एक ही कैरेक्टर पर काम करने के लिए एक कैरेक्टर को लेते थे और कई जनरेशन तक क्रॉस कराते थे, ताकि ये पता चल जाए कि जो रिजल्ट पहली जनरेशन में आया क्या वही सेकंड में आ रहा है, जो सेकंड में आ रहा है उससे कुछ चेंज तो नहीं आ रहा है। मतलब हर एक कैरेक्टर पर इन्होंने बार बार काम किया, और उसी चीज को कहते हैं क्या है, हम लार्ज सैंपलिंग साइज कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए इन्होंने पी प्लांट के अंदर कैरेक्टर केवल 7 लिए थे। कितने कैरेक्टर, मैं आपको पढ़ाऊंगा, 7 कैरेक्टर है, लेकिन उस 7 कैरेक्टर पर इन्होंने क्या किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, ताकि इनका जो रिजल्ट पहली बार मिला था वो बार बार चेंज तो नहीं हो रहा है। इसीलिए हुआ क्या, लोगों ने इनकी बात को मानना भी स्टार्ट किया था, लेकिन मरने के बाद मानना स्टार्ट किया था। ठीक है, कह रहे क्या फायदा, फायदा तभी तो पढ़ रहे हैं आज कह रहे हैं हमको तो फायदा नहीं मिला, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया को फायदा, कुछ लोग होते हैं जो अपना फायदा नहीं देखते, पूरी दुनिया का फायदा देखते हैं, पूरी दुनिया का फायदा मिल रहा है इससे।
ना, जेनेटिक स्टार्ट ही चेंज हुई है। तो लार्ज सैंपलिंग साइज का मतलब समझ में आया आपको? लार्ज सैंपलिंग साइज का मतलब क्या होता है? किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करना। अच्छा, कभी आपने मैथ लगाया होगा टेंथ में, नाइन्थ में ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उसके बाद उसे प्रूव भी करते थे कि हैंस प्रूव, बड़ा बड़ा ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में लास्ट में जब आप आंसर सही सेम टू सेम आता था तो बड़ा से लिखते थे हैंस प्रूव। अब हैंस प्रूफ का हिंदी मीडियम वाले को हैंस प्रूफ का मतलब क्या होता था नहीं पता था, लेकिन हाँ लिखते जरूर था इंग्लिश में, हैंस प्रूफ, प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब जो आपका पहले रिजल्ट था वही रिजल्ट अभी भी क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो चुका है, वो जो चीजें पहले थी वो क्या है, सही है। तो बात मेरी यहाँ पर ये खत्म होती है कि जो मेंडल साहब थे ये किसी एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करते थे ताकि जो एक्सपेरिमेंट में डाटा है वो क्या एकदम क्लियर आए और बार बार ये चेंज ना हो। इसे कहते हैं क्या है, हम लार्ज सैंपलिंग साइज कहते हैं। हिज एक्सपेरिमेंट हैज अ लार्ज सैंपलिंग साइज व्हिच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से जो डाटा क्या किया है, कलेक्ट किया था, उसके लिए क्या है, क्रेडिबिलिटी जो होती है उससे क्या होता है, लार्ज सैंपलिंग साइज से इनकी क्रेडिबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे आप लोग में कई सारे लोग होते हैं, जैसे मान लो कि आज तो डिजिटल जमाना है ना, अरे है या नहीं, कहाँ बैठे हो, आदि मानो बैठे हो, डिजिटल में बैठे हो तुम लोग, हो ना डिजिटल जमाना, अरे डिजिटल बोर्ड भी आप पढ़ो, डिजिटल ही चल रहा है। अच्छा बताओ, जैसे मान लेते हैं कि मैं कहूँ आपसे कोई आपका दो दोस्त है, आपको मिलना है, तो आप क्या करते हो, मैसेज करते हो, आप ईमेल करते हो, व्हाट्सएप करते हो, ये तो करते हो ना, बुलाते हो भाई आज टाइमिंग इतना रहेगा, आज वहां पर मिलना है ना, ये तो होता है। अरे होता है या नहीं होता है, बोलोगे? क्या पहले भी यही हुआ करता था? पहले तो डिजिटल जमाना नहीं था, लेकिन हाँ चिट्ठी लिखते थे। इसके साथ साथ में ये भी होता था, अगर अच्छा करेक्ट, अरे मेरे भैया राजा महाराजा काशिद भेज रहे हो, मेरा मतलब कहने क्या समझो, मेरा मतलब जो कहने का वो एकदम क्लियर है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ना तुम्हारी, हम कहते हैं ना कि तुम्हारे जो जुबान है उसकी वैल्यू क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे आपको 12 बजे मिलना है, दिन में, रात में नहीं, दिन में मिलना है, गंज चौराहे में मिलना है। अब क्रेडिबिलिटी ये कि मैंने आपसे कह दिया, तुमसे मैंने वादा कर लिया, अब वादा का तुमने किया है उसे निभाना पड़ेगा, है या नहीं है? तो आपको कुछ भी हो जाए, दिन में 12 बजे तुम्हें गंज चौराहे पे मिलना चाहिए, ये तुम्हारी क्या है, तुम्हारी जुबान की वैल्यू, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है ना। अब होता क्या है, हमने बुला लिया, आपने हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं आ जाएंगे, आपने क्या किया, हम तो पहुंच गए वहां पर, आप आए ही नहीं। अब क्या होगा, मैं कहूंगा ना कि तुम्हारी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है ना, हाँ धोखेबाज मान सकते हैं, तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। होता है नहीं होता? अब कभी दोबारा मैं आपसे कहूंगा कि मिलना है, तुम कहोगे हाँ ठीक है मिल लेंगे, तो मैं कहूंगा तुम्हारी वैल्यू है नहीं, या तुम आते होते हो नहीं, तो मैं पहले नहीं पहुंचूंगा, पहले तुम पहुंच जाना, वहां मुझे फोन करना, तब घर में आऊंगा। बात ये है इनकी कि ये जब कोई भी काम करते थे तो इनके पास बहुत सारा डाटा हुआ करता था, उस डाटा से ये रिजल्ट निकालते थे, और जब लार्ज सैंपलिंग साइज होगा रिजल्ट सेम 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 बार बार सेम आएगा, इससे ही पता चलेगा इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी वैल्यू है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। ऐसा नहीं बस हवा में बोल दिए हैं ये रेशियो होता है, नहीं, उसके लिए इन्होंने क्या किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किया और उसमें लार्ज सैंपलिंग साइज का इस्तेमाल किया। तो बताइए मेंडल ने अपने पूरे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाते वक्त क्या क्या इस्तेमाल किया था, पहला, दूसरा, तीसरा आपके पास क्या है, इसके बाद एक चीज और है, ये जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे ना तो एक ही चीज पर इनका सारा ध्यान होता था। अगर किसी एक कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट करते थे तो सारा ध्यान उनका उसी कैरेक्टर पे होता था, किसी दूसरे काम पर नहीं हुआ करता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इन्होंने अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी सब वर्ड आएगा टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ पर काम करते वक्त मान लो कि इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो जब तक इसका रिजल्ट सही से नहीं आता था ये कोई दूसरा काम स्टार्ट नहीं करते थे। तो एक समय पर कोई ये एक ही एक्सपेरिमेंट करते थे, अगर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो एक समय पर केवल मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही करेंगे। अगर केवल इन्होंने ये वाला कैरेक्टर लिया है, ये दोनों ट्रेड्स लिए हैं, तो केवल सारा ध्यान इनका इसी पर रहता था। अगर मैं यहाँ पे एक करेक्टर और ले लूं जिसका नाम होता है कलर, फ्लावर का कलर, और फ्लावर का जो कलर होता है अगर आपने देखा होगा पी के अंदर तो दो कलर होते हैं, कौन कौन सा होता है, हाँ वायलेट होता है, व्हाइट होता है, क्या होता है,
वायलेट होता है और क्या होता है, व्हाइट होता है। किसी को याद आ रहा है येलो ना, याद आ रहा है ना, हाँ वो सीड डाई हाइब्रिड क्रास में तुम चले गए, मुझे पता था तुम भाग तुम जाओगे। बात ये है कि जब भी इन्होंने अगर एक टाइम पर जब ये काम करते थे, एक समय पर कोई एक ही काम पे ध्यान लगाते थे, किसी दूसरे पर ध्यान ये नहीं लगाते थे, तभी क्या था इनका जो रिजल्ट आता था वो क्या था, बहुत ही एक्यूरेट। हाँ बात सही है, बहुत एक्यूरेट आता था, बहुत ही अच्छा आता था, क्योंकि इनका जो ध्यान था वो किसी एक ही चीज पे रहता था बार बार। अगला, आल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन द सक्सेसिव जनरेशन। सक्सेसिव जनरेशन मतलब क्या है, मान लेते हैं बार बार नेक्स्ट जनरेशन, जैसे अगर इन्होंने पेरेंट्स से स्टार्ट किया तो F1 जनरेशन, F1 के बाद में फिर F2 जनरेशन, फिर कौन सी जनरेशन, वैसे जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वो पेरेंट्स से स्टार्ट होता है, F1 तक जाता है, F1 से F2 जाता है। उसके बाद अगर आप आगे लेके जाओगे तो बहुत बड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है, इसलिए हम F2 तक कराते हैं। ये हो गया आपका क्या, सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट क्रॉस प्रूव दैट हिज रिजल्ट पॉइंट टू जनरल रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस रेदर बीइंग द अनसस्टेनेबल आइडिया। कहने का मतलब ये है जब इन्होंने लार्ज सैंपलिंग साइज की तो इन्होंने क्या किया, सक्सेसिव जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किया, और सक्सेसिव जनरेशन तक जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या निकाला, लॉ ऑफ यानी रूल ऑफ इनहेरिटेंस निकाला। और इनका जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था वो क्या था, किसी न किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। ऐसे नहीं कि बस इन्होंने क्या दिया, सिंपल सा एक आइडिया दे दिया है, हाँ ऐसे से हो सकता है आप कर लो, नहीं, इन्होंने बाकायदा क्या है, पूरा एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट केवल एक जनरेशन तक नहीं किया बल्कि सक्सेसिव जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने क्या बनाया है, अपना रूल ऑफ द इनहेरिटेंस बनाया है या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाया है। ठीक है भाई प्रिंस, हाँ अगर नींद आ रही हो तो आप जाकर के पानी से मुंह धो सकते हो ना। आगे पढ़े, नेक्स्ट। बहुत सारी बातें इन्होंने किया है, बहुत सारी बातें लिखी इसमें। मेंडल इन्वेस्टिगेट कैरेक्टर्स, क्या इन्होंने किया, इन्वेस्टिगेट क्या किया, कैरेक्टर्स। एक नया वर्ड है कौन सा, कैरेक्टर्स। कहां पर, इन द गार्डन पी प्लांट। कौन सा प्लांट, एक्सपेरिमेंट इनका उसी चल रहा था ना, गार्डन पी प्लांट में क्या डिस्कवर किया, कैरेक्टर्स दैट वर मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्ट मतलब प्रकट करना, मतलब रिप्रेजेंट करना, एज द टू अपोजिट ट्रेड। एक वर्ड और आएगा उसका, ट्रेड्स। देखो यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, पहला जो वर्ड आया है वो क्या है, कैरेक्टर, जो दूसरा वर्ड आया उसका नाम क्या है, ट्रेड्स। कैरेक्टर्स एंड द ट्रेड्स ना। मैं आपको आगे बताऊंगा, मेंडल ने पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर की स्टडी की। कितने कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कितने हो गए उसके, 14। कितने हो गए, 14 हो गए। अब ये क्या है, कैरेक्टर्स क्या है और ट्रेड्स क्या है। कहते हैं कैरेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि इन्होंने एक प्लांट लिया था पी, तो इन्होंने पी में क्या देखा, पी के अंदर स्टेम होता है। पी प्लांट देखा आपने, इस वक्त अगर गांव में चले जाओगे आप तो ठंडी आने वाली सारी मटर की भी खेती होना स्टार्ट हो जाएगी ना। तो पी प्लांट के अंदर इनके जो पी प्लांट जो स्टेम था उसकी क्या देखी इन्होंने, हाइट। क्या देखी इन्होंने, हाइट देखी। ये हाइट क्या होता है, कैरेक्टर्स। हाइट क्या है, और इस हाइट में कोई स्टेम ऐसा था जिसकी हाइट लंबी थी, ज्यादा था, किसी का क्या था, छोटा था। तो बात आती है कि यहां पर कैरेक्टर के जो अपोजिट जो ट्रेड्स होते हैं, जो कैरेक्टर में जो अपोजिट चीज होती है उसे कहते हैं क्या है, हम ट्रेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम ट्रेड्स कहते हैं। तो कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के जो अपोजिट फॉर्म होते हैं उसे कहते हैं क्या है, हम ट्रेड्स कहते हैं। तो इन्होंने क्या देखा, पहले कैरेक्टर्स, और ऐसे कैरेक्टर चूज किए पी प्लांट से जिसके अंदर जो अपोजिट फॉर्म मिल रहे हो। सारे क्या, पी प्लांट के अंदर केवल 7 कैरेक्टर ही है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है ना, लेकिन केवल मेंडल ने उन्हीं कैरेक्टर को चूज किया था जिसके अंदर क्या मिलते हो, दो अपोजिट फॉर्म मिलते हो, दो अपोजिट फॉर्म मिलते हो। ठीक है, यहां पर लिखा है कि मेंडल इन्वेस्टिगेट, इन्होंने पता लगाया किस बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में। कहां पर, गार्डन पी प्लांट के अंदर। और वो कैरेक्टर इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके निकाला, प्रकट किया, रिप्रेजेंट किया, जिसके पास क्या होते, दो अपोजिट ट्रेड थे। यानी दो अलग कैरेक्टर के जो अपोजिट फॉर्म होते उसे कहते क्या है, हम, अरे बोलो क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपके पास लिखा है टॉल, दूसरा क्या लिखा है, ड्वार्फ। टॉल प्लांट हो सकता है या तो क्या होगा, ड्वार्फ प्लांट। टाल और डॉर्फ है क्या, अगर मैं बता रहा हूँ टाल है, मैं कहूँ तुम क्या हो, टॉल हो, इसका मतलब मैं तुम्हारा क्या बता रहा हूँ, हाइट बता रहा हूँ। अरे अगर मैं पूछूं, मैं कह रहा हूँ तुम क्या हो, टॉल हो, तो देखा जाए तो मैं तुम्हारी हाइट की बात कर रहा हूँ ना,
मतलब अगर मैं पूछूं कौन से कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं आपकी हाइट की बात कर रहा हूं। और हाइट में भी अगर दो अपोजिट फॉर्म, या तो आप लंबे होंगे या तो क्या होंगे, आप छोटे होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप लंबे भी होंगे और आप छोटे होंगे, ऐसा होगा नहीं होगा ना। तो बात आती है कि जो कैरेक्टर के दो अपोजिट फॉर्म होते हैं कहते हैं क्या है, हम ट्रेड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है टॉल, यहाँ पर लिखा है डॉर्फ। ये जो टॉल और डॉर्फ है ये क्या है, ये है ट्रेड्स। क्या है ये, ट्रेड्स है। और ये जो टॉल होगा कोई, ये जो डॉर्फ होगा, ये जिसका जो कैरेक्टर बनेगा उसका कैरेक्टर क्या कहलाएगा, बोलो। तो हाइट क्या है, कैरेक्टर्स है। अगला मैं बात करूंगा कि सीड की। क्या आपने पी का सीड देखा है? देखा होगा ना आपने, ग्रीन होता है और कैसा, क्या, हाँ वही तो खाते हैं। अच्छा देखा है कि मतलब, ठीक है। सीड कैसा होता है, येलो और ग्रीन। येलो और ग्रीन ये क्या है, कैरेक्टर या ट्रेड्स, ट्रेड्स हैं। अगर ये येलो और ग्रीन है तो मैं कह दूं क्या, ये मैं कलर की बात कर रहा हूं, है ना कलर। और कलर क्या है इसका, क्या है ये, कैरेक्टर्स है। तो कैरेक्टर्स के दो अपोजिट जो फॉर्म होते से कहते हैं क्या है, हम ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, बोलो कुछ नहीं ना। बात ये आती है यहाँ पर कि मेंडल ने पी प्लांट के अंदर एक ऐसे कैरेक्टर्स की डिस्कवरी कर रहे थे, ढूंढ रहे थे जिसके अंदर क्या हो, दो अपोजिट फॉर्म मिल रहे हो। तो आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के जो दो अपोजिट फॉर्म होते हैं, टू अपोजिट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड द ट्रेड्स। दो वर्ड क्लियर रहेगा भाई, क्लियर रहेगा, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स क्लियर रहेगा ना। मैं आगे चल के आपसे कहूंगा एक चीज और, मैं आपसे नाम लूंगा, मेंडल ने नहीं कहा था, मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कहूंगा जीन। क्या नाम लूंगा मैं कहूंगा जीन के भी दो फॉर्म होते हैं, जीन के दो फॉर्म होते हैं। जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म उसका नाम होता है एलील्स। क्या नाम होता है, एलील्स। कैरेक्टर के अपोजिट फॉर्म का नाम ट्रेड्स, और जीन के अपोजिट फॉर्म का नाम एलील्स। अब इसमें कोई डोमिनेंट होगा, कोई रिसेसिव होगा, ये हम आगे सब बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। आपको लगेगा सर नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। मतलब आपने कभी न कभी तो पढ़ा होगा ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मैंने कहा येलो, तुम तो पहुंच गए तुरंत, डाई हाइब्रिड पहुंच गए ना। नहीं, हमें रुकना है, भी समझना है कि मेंडल ने कैसे कैसे काम करना स्टार्ट किया था। अच्छा, अगर तुम मेंडल की जगह तुम होते तो क्या करते, तुम भी तो ये पता करा करते ना कि पी प्लांट के अंदर क्या देखें हम। पहले कुछ कैरेक्टर ढूंढ लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करने क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई बातें ना करो, दिल लगा के पढ़ा रहे हैं, गुर्दा भी लगा देंगे, लेकिन हाँ ध्यान दो, तो नहीं तो बाहर बैठा देंगे, पक्का है। ठीक है, दिस अलाउ हिम टू सेट अप अ बेसिक framework of the rule governing inheritance, which was expanded on by the later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in the them। कह रहे देखो, ये तो मेंडल की बात हो गई, मेंडल के बाद ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं ना, उन्होंने भी क्या किया है, इनहेरिट, जितना मेंडल ने बताया था उसके आगे अगर जो काम हुआ है वो कौन किया है, मेंडल नहीं, बल्कि मेंडल के आगे जो साइंटिस्ट आए हैं, बाद में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काम और करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मेंडल की बातें यहां तक थी। आगे बात करते हैं कुछ और बारे में। मेंडल ने कुछ काम किया था, क्या किया था, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। एक नया वर्ड आ गया, आए 3 वर्ड। मैंने आप इसमें से आपको एक वर्ड पढ़ाया है, कभी मैंने आपको पॉलिनेशन पढ़ाया है? पढ़ाया था। कितने टाइप का? किसने कहा 2 टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन सा? ऑटोगैमी, डिटेनोगैमी और जीनोगैमी। बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। और उसी में आपको याद होगा कभी मैंने आपको पढ़ाया था वहीं पर एक एक्सपेरिमेंट, क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया था? अगर आपको याद होगा तब, कुछ याद है ना? हाँ आपको याद होगा, मैंने कहा था आपके पास यहाँ पर एक फ्लावर है और वहां पर भी पी प्लांट ही था ना, और इस फ्लावर के अंदर यहाँ पर ये पार्ट, आप बताओगे कौन सा पार्ट है ये, और ये दूसरा पार्ट कैसा फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है या नहीं है? और आपने कहा था अगर आपको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा आपको,
अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से एंथर को हटाना पड़ेगा, और एंथर को हटाना कहलाता क्या है, इमैस्कुलेशन। अरे बोलो, इतना क्लियर है ना। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर ये एक दूसरा फ्लावर है ना, और यहाँ जो दूसरा फ्लावर इसके अंदर क्या है, ये पॉलन ग्रेन है, ये इसका क्या है, पिस्टिल है, ये भी बाइसेक्सुअल है ना। बोलो अब करना क्या है, यहां से मैंने इसका एंथर काट दिया है, काटने के बाद इसे हम कवर भी कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। अरे बोलो, फिर हम ब्रश उठाएंगे, ब्रश क्या करेंगे, यहां से पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करेंगे, और पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करने के बाद में ला करके यहाँ पर हम डस्टिंग कर देंगे। बोलो, ये नेचर कर रहा है या हम कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो हमारा पॉलिनेशन बोले तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है या नहीं है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। और देखा जाए तो कैसा हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, क्रॉस ही तो है ना। ये मान लेते हैं अलग प्लांट है, ये क्या है आपके पास, अलग प्लांट है, प्लांट भी क्या है, अलग है, फ्लावर भी क्या है आपका, अलग है। अच्छा, प्लांट से वो फ्लावर अलग हो तब जिटेनोगेमी। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, सॉरी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मतलब क्या है, यहाँ पर जो पॉलिनेशन होगा, यानी मेंडल जो पॉलिनेशन करा रहे थे वो खुद करा रहे थे ना, कि खुद ब खुद नेचर करा रहा था, नहीं मेंडल करा रहे थे। तो मेंडल अगर करा रहे हैं तो होगा क्या, वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। और देखा जाए किस टाइप का होगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन। अगला लिखा है एक्सपेरिमेंट यूजिंग द ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। इन्होंने जो पी लाइन मतलब जो पी प्लांट था वो कैसा था, इसका ट्रू ब्रीडिंग। अब ट्रू का मतलब क्या है, इतना समझ लो आप। ट्रू का मतलब है, अभी फिलहाल इतना समझो आप, प्योर। क्या है ये, प्योर है। प्योर की रिस्पेक्ट में है ये, प्योर है अपनी ये फिनोटाइप। अब ये क्या होता है फिनोटाइप, आपको पता, थोड़ा बहुत तो पता होगा ना। फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर बाहर दिख जाते हैं उसका नाम होता है फिनोटाइप। वो जो फिनोटाइप आता है किसी जीन की वजह से आता है, और जो जीन का सीक्वेंस होता है कहते हैं कि हम जीनोटाइप कहते हैं। अरे बोलो यार। तो मैंने कहा यहाँ पर जो प्लांट इन्होंने लिया था कौन सा प्लांट था, वो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। कौन था वो, ट्रू ब्रीडिंग। पढ़ लेते हैं ट्रू ब्रीडिंग मतलब क्या होता है। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटीन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। अगर क्या कराएं हम, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, सो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो क्या शो करेगा, वो एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, मतलब जो ट्रेट आपने चूज किया है वही हर जनरेशन में क्या होगा, एक्सप्रेस होगा हर जनरेशन में, एंड एक्सप्रेशन फॉर द सेवरल जनरेशन। और उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, लगातार हर जनरेशन में होगा। इतनी बात समझो, फिर से करते हैं। ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाना है, क्या बनाना आपको, चलो इसे बनाते हैं पहले हम। यहां पर आपको समझना पड़ेगा, बाहर से अगर आप किसी भी पी प्लांट को देख रहे हो तो आप देख करके ये नहीं बता सकते हो कि इसके अंदर जीन क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ क्या यहाँ पर एक मटर का प्लांट लगा हुआ है, बताइए इसके अंदर जीन क्या है, आप बता सकते हो, नहीं ना। आप देख कर बता सकते हो कि इसके अंदर इसकी स्टेम की हाइट क्या है, बता सकते हो ना। इसके फ्लावर का कलर क्या है, ये बता सकते हो। अगर आप उसमें सीड लग चुका है तो सीड का कलर बता सकते हो, आप सीड का आप शेप बता सकते हो। अगर इस प्लांट के ऊपर फ्लावर लगे हैं तो फ्लावर की पोजीशन बता सकते हो आप, कि जो फ्लावर है वो किस पोजीशन पे लगा हुआ है। तो जो आपको बाहर से कैरेक्टर्स दिखते हैं उसे कहते हैं क्या है, हम फिनोटाइप। और वो जो फिनोटाइप आया है किसी न किसी जीन की वजह से आता है, उसे कहते हैं क्या है, हम जीनोटाइप कहते हैं। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना क्या है यहाँ पर, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। अब यहां पर एक वर्ड आता है ट्रू ब्रीडिंग बनाने का मतलब होता है होमोजाइगस बनाना। क्या बनाना, होमोजाइगस। अब होमोजाइगस बनाने की मतलब आपका मतलब है जीन के लेवल पे जाना। जैसे मैं कह दूं कैपिटल टी होमोजाइगस है, कैपिटल स्मॉल टी है ना। लेकिन आपको इतना ही पता होगा थोड़ा बहुत, तो अगर ये होमोजाइगस है ये क्या दिखेगा आपको, टाल दिखेगा, और ये क्या दिखेगा आपका, द्वार दिखेगा। अच्छा बताओ, क्या आप प्लांट को देख करके बता सकते हो कि जो टाल है उसके पास यही वाला टाल होगा, कैपिटल टी, नहीं ना। लेकिन अगर ड्वार्फ है तो आप बता सकते हो हाँ ये होगा। क्यों होगा वो आगे की बात है। अब देखो इनके पास था क्या, कुछ नहीं था, एक पी प्लांट ये देख रहे थे। अच्छा, पी प्लांट जब बना, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आप बना पाओगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन। क्योंकि जीन बाहर से दिखता, और हमें करना क्या है, हमें करना ऐसे प्लांट तैयार करने हैं जो कैसे होने चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग
और लगातार जितनी भी जनरेशन तक उनका हम सेल्फ क्रॉस क्या कराएं, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, अगली जनरेशन पर भी उनका वही कैरेक्टर आना चाहिए। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या चूज किया, मेंडल, मैं यहां पर इनका नाम लिख रहा हूं, मेंडल। मेंडल ने यहां पर एक पी प्लांट चूज किया, और ये जो पी प्लांट था वो कैसा था, टॉल था। कैसा था, पूरा का पूरा समझना है आप। टाल प्लांट चूज किया। अच्छा बताओ, पी प्लांट के ऊपर, पी प्लांट का जो फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होता है ना। अच्छा, अगर फ्लावर, भाई बात ना करो फैजान ना, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर किस टाइप के पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इतना समझ में आ गया। सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तैयार क्या करना था इन्हें, इन्हें ये तैयार करना था कि जो प्लांट मैंने लिया है वही मुझे आगे भी मिले। जैसे इन्होंने क्या लिया, टालना। अभी क्या चाह रहे थे, ऐसा टाल हमें मिल जाए जो जिसका ऐसा टाल मिले जिसका अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन कराऊं तो क्या हो जाए, वो हर जनरेशन पर क्या करे, टॉल ही प्रोड्यूस करे। चलो बताओ, अगर ये प्लांट है, इस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बताओ क्या इसमें कहीं ना कहीं पॉलिनेशन होगा, होगा ना। अगर इस प्लांट में पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन भी होगा। अरे कुछ याद करो, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट और आगे चलते हैं, अल्टीमेटली देखा जाए तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, सीड ही तो होता है ना। मैंने कौन सा प्लांट लिया था, क्या इस साल प्लांट्स में सीड मिल गया। अच्छा बताओ, मटर का अगर कोई प्लांट है आपने एक लिया है तो क्या आपके पास एक ही दो सीड मिलेगा, मान लेता 100 मिल गया ना, कितना मिल गया, 100। अब इनके पास बहुत ज्यादा जगह थी क्योंकि ये चर्च में काम करते थे और चर्च के आसपास बहुत सारी जगह होती है, वहां पर अपना एक्सपेरिमेंट ये किनारे कर रहे थे ना। इन्होंने क्या किया, इस प्लांट जो टाल प्लांट था इनकी जो टाल प्लांट था उससे इन्होंने क्या करा, पहले सेल्फ पॉलिनेशन करा लिया, तो नेचर खुद ही कर देगा। करने के बाद क्या प्लान हुआ, सीड। अब इस सीड को क्या किया इन्होंने, खेत में लेके गए, ये इनका खेत था, और इस खेत को इन्होंने कई पार्ट में डिवाइड किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हमें क्या प्लान करना है, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, क्या निकालना है। अब ये सीड ने उठाया, इस सीड को यहां पर बो दिया, ये सीड आ गए ना, इन्होंने इसे बो दिया इसे। बताओ, अगर हम सीड को बो देंगे तो यहां से प्लांट भी निकलेगा। मान लेते हैं जब इन्होंने सीड को बोया तो यहां पर ज्यादातर जो प्लांट थे वो टॉल नजर आए। कैसे नजर आए, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी थे जो क्या नजर आए, डॉर्फ भी नजर आए। मैं कह रहा हूं यहां पर क्या इन्हें ऑब्टेन हुआ, टॉल एंड डॉर्फ दोनों मिला इन्हें ना। अरे बोलो भाई, टॉल भी मिला और अच्छा, चाहते क्या थे, अभी मैंने टॉल चूज किया है तो चाहते थे जो टॉल मिले वो प्योर वाला मिले, मतलब इसका क्रॉस अगर सेल्फ पॉलिनेशन करे ये तो ये क्या मिले, आगे चल करके टॉल ही मिले। अब बताओ, खेत में जब यहाँ पर टॉल और डॉर्फ दोनों प्लांट दिखेगा तो इनके ऊपर गुस्सा आएगी, बिल्कुल भाई मैंने बोया था क्या, टॉल डॉर्फ भी आ गया। इन्होंने क्या किया, इस खेत से इन्होंने क्या किया, इस डॉर्फ को हटा करके फेंक दिया। भाई अभी फ्लावरिंग नहीं हुई थी, देखा है जो प्लांट है उसकी हाइट क्या छोटी है, उन्होंने पला कितना बड़ा मटर होता है, उखाड़ के फेंक दिया। अरे बोलो, अब यहां पर इस खेत में क्या बचा, टॉल बचा ना, डॉर्फ तो गायब हो गया पूरी तरीके से। अगला क्या बचा है, टॉल बचा है। अब जो टॉल बचा है तो क्या बचा है, बताओ फिर से क्या सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद क्या फिर से सीड बनाएगा। अरे बोलो भाई, सीड बना। अब जो सीड इससे ऑब्टेन हुआ फिर उसको इन्होंने दूसरे खेत में बो दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, इस प्लांट में इस खेत में देखा इन्होंने कि यहां पर भी जो प्लांट ऑब्टेन हुआ, कैसा ऑब्टेन हुआ, टॉल और डॉर्फ। अभी भी क्या हो रहा है, टॉल और डॉर्फ ऑब्टेन हुआ। लेकिन अब क्या है, इसे मान लेते हैं यहां पर, मान लेते हैं कि यहां पर 75 टॉल था, यहां पर 25 क्या था, डॉर्फ था। तो हमने डॉर्फ को क्या किया है, निकाल के फेंक दिया ना। अब क्या बचा है, टॉल। अब यहाँ पे जो आपका टॉल, यहाँ पे टॉल आया है, मान लेते हैं वो 70 आया है, और यहाँ पे 5 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से में क्या चाहिए इन्हें, टॉल ही तो चाहिए। इन्होंने क्या किया, इस डॉर्फ को यहाँ से हटाया, फेंक दिया, क्या बचा अब, टॉल। इस टॉल में फिर से सेल्फ पॉलिनेशन हुआ होगा, यहाँ से फिर से क्या ऑब्टेन हुआ, सीड ऑब्टेन हुआ।
हुआ या नहीं हुआ? अब इस सीड को इन्होंने तीसरे खेत में बो दिया। जब तीसरे खेत में इन्होंने बोया तो इनको फिर से क्या मिला? टॉल मिला और क्या मिला? डॉर्फ मिला। लेकिन जो टॉल था, अब मैं मान लेता हूं यहाँ पे जो टॉल था वो 68 था और यहाँ पे केवल 2 डॉर्फ थे। निकाला, फेंक दिया। ठीक है, इसका जो टॉल था फिर से क्या करा? सेल्फ पॉलिनेशन, फिर से क्या ऑब्टेन किया? इसका सीड, इसको यहाँ पे बो दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी प्लांट है वो सारे के सारे क्या हैं? टॉल आए। आगे अभी भी इन्हें सुकून नहीं मिला, क्योंकि ये एक ही सैंपल को बार बार एक्सपेरिमेंट करते थे। अभी भी इन्हें सुकून नहीं मिला। इनको हो सकता है यार कहीं पे डॉट छुपा हुआ हो, फिर से दोबारा आ जाए। इन्होंने फिर से क्या किया? इस प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराया और सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद में क्या ऑब्टेन किया? सीड ऑब्टेन किया। और सीड ऑब्टेन करने के बाद में इस सीड को फिर से इसमें बो दिया। फिर से इन्हें क्या मिला? टॉल मिला। क्या मिला? अभी भी ये संतुष्ट नहीं थे। फिर क्या किया इन्होंने? फिर से प्लांट है, फिर से पॉलिनेशन होगा, फिर से क्या मिलेगा? इसे सीड मिलेगा। मिल गया सीड, इसको यहां बो दिया। अब क्या मिला? टॉल। फिर इससे सीड ऑब्टेन किया, यहां पे बोया, यहां पे क्या मिला? टॉल। यहां पर भी क्या मिला? टॉल। यहां पे भी क्या मिला? टॉल। यहां पे क्या मिला? क्या अब इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चल गया कि जो मेरे पास प्लांट था वो प्योर हो चुका है? यहां पे देखो मिलावट थी, इस प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ मिलावट थी। जब इससे जो सीड ऑब्टेन हुआ तो मैंने बोया तो टॉल भी आया और डॉर्फ भी आया। इतना क्लियर हुआ? अरे बोलो भाई। जब यहां से सीड ऑब्टेन किया तो यहां भी बोया मैंने, यहां पे भी टॉल आया, यहां पे भी क्या है? डॉर्फ आया। मतलब इस सीड में अभी भी कुछ ना कुछ मिलावट थी, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी थी। पूरी तरीके से ये प्योर नहीं हो पाया था, पूरी तरीके से ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं हो पाया था। अभी भी क्या किया? यहां से सीड ऑब्टेन किया, यहां बोया, अभी भी मिलावट थी। अरे बोलो, इस सीड को यहां पे बोया, अब जो प्लांट आया वो कहीं थोड़ा बहुत प्योर दिख रहा है, हुआ ना? अब इस सीड को मैंने जितनी बार बोया, जितनी बार भी बोया, देखो सब में क्या आ रहा है? टॉल आ रहा है। अगर मैं इसे जनरेशन दे दूं, ये कौन सा जनरेशन है? ये F1 हो गया। ये कौन सा हो गया? F2 हो गया। ये क्या हो गया? F3 हो गया। ये क्या हो गया? F4। ये क्या है? ये अच्छा, मेरा ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कितनी जनरेशन हो गई? 10 जनरेशन। क्या कोई आपने एक ट्रेट लिया था? कौन सा ट्रेट? टॉल। अब बताओ, इस प्लांट से जो भी सीड ऑब्टेन होगा, मैं इसे जब भी सेल्फ पॉलिनेशन इस प्लांट में कराऊंगा, इस प्लांट में जब भी मैं सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा, अगली जनरेशन में कौन सा ट्रेट आएगा? उसके आगे चले जाओ, जितनी बार भी आप सेल्फ पॉलिनेशन इसमें कराओगे, अब क्या मिलने वाला है आपको? तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि इतना बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर टॉल आ रहा है तो आगे भी ये क्या करेगा? टॉल ही देगा। क्लियर? इसके मतलब अब इस प्लांट के अंदर जो जीन है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है? प्योर हो चुका है। अब मेरे पास जो प्लांट है वो कैसा प्लांट है? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। कैसा है ये? ऐसे इन्होंने जितने भी कैरेक्टर चूज किए थे, कितने कैरेक्टर चूज किए थे? 7 कैरेक्टर। सातों कैरेक्टर के इन्होंने क्या बना लिए? सारे के सारे ट्रू ब्रीडिंग। और हर एक कैरेक्टर के 2 अपोजिट फॉर्म थे। अरे था या नहीं था? अरे हर कैरेक्टर के 2 अपोजिट ट्रेट थे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने जो ट्रेट लिया क्या है? टाल ही तो है। तो टाल का कैरेक्टर क्या है? हाइट ही तो है। तो हाइट में क्या डॉर्फ भी होगा? अरे बोलो, होगा या नहीं होगा? तो इन्होंने एक तरफ तो टॉल का ट्रू ब्रीडिंग बना लिया और एक तरफ इन्होंने किसे बना लिया? डॉर्फ का बना लिया। ऐसे इन्होंने जितने भी ट्रेड्स लिए थे, इसी टाइप से सबका क्या बना लिया? प्योर लाइन बना करके अपने पास सीड को इकट्ठा करके पन्नी भर के स्टिकर लगा कर रख दिया। अरे ये तो था इनके पास भाई। इनके एक्सपेरिमेंट से जो भी डाटा निकलता था वो अपने डाटा को बहुत अच्छी तरीके से रखते थे। तो मेरे हिसाब से क्या था, जब भी मटर का प्लांट आएगा, मटर का सीड बनेगा, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, जैसे मुझे ट्रू ब्रीडिंग लाइन मिलेगा, मैं क्या करूंगा? उस मटर के प्लांट को, मटर की सीड को इकट्ठा करूंगा, पन्नी में भरूंगा, स्टिकर लगा दूंगा, भाई ये टाल वाला है या नहीं है। जब भी एक्सपेरिमेंट करना होगा मैं रबड़ घोरूंगा, मुट्ठी भर ले होगा, छोड़ दूंगा। अरे खेत में मटर का सीड, और जैसे मैं छीटूंगा प्लांट बनेगा 1-2 महीने के बाद, और प्लांट बनेगा तो पॉलिनेशन होगा, सीड बनेगा, रिजल्ट आएगा, फिर से एक्सपेरिमेंट कर लूंगा मैं। बात है क्लियर? तो इनका ये तरीका क्या था? इनका ये पूरा जो तरीका था वो था किसी भी ट्रेड्स को लेकर के क्या बनाना? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाना। और वो ट्रू ब्रीडिंग बनाने के लिए वो कुछ इस टाइप से एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, तो यहां मैं लाइन पढ़ रहा हूं, इन्होंने क्या किया था? मेंडल ने सबसे पहले क्या किया? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्या कराया? या उसी का नाम क्या है? मैं करा रहा हूं, कोई बात नहीं ना।
आगे से बात लिखा, इस एक्सपेरिमेंट के बाद में इन्होंने जो प्लांट ऑब्टेन किया वो प्लांट कैसा था? ट्रू ब्रीडिंग था। ट्रू ब्रीडिंग लाइन लेने से ये कंफर्म हो जाता है कि अगली जनरेशन में वो कैरेक्टर, वो ट्रेड्स आएगा जो आपने लिया है। अगर मैं टाल लेके चल रहा हूं और ये टाल कैसा है? ट्रू ब्रीडिंग वाला है, तो मुझे कंफर्म है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो इसमें ट्रेड्स आएगा वो कौन सा आएगा? टाल ही आएगा। अगर मेरे पास दो टाल प्लांट है, ये टाल प्लांट है, दूसरा भी ये क्या है? टाल प्लांट है, दोनों टाल है, और इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दूंगा, तो बताओ नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? क्यों तुम्हें पता टाल आएगा? क्योंकि जो मैंने टॉल लिया है कैसा है? ये ट्रू ब्रीडिंग। ये जो है वो कैसा है? ट्रू ब्रीडिंग है। दोनों अगर ट्रू ब्रीडिंग होंगे तो दोनों में जीन क्या होगा? सेम टाइप का होगा। अरे बोलो, तो अगली जनरेशन में कौन सा ट्रेट आएगा? ट्रू ब्रीडिंग वाला ही आएगा। अरे बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं कह दूं यहां से मैंने क्या लिया है? यहां से मैंने ड्वार्फ लिया है और ये भी ट्रू ब्रीडिंग का है, और यहाँ पे मैंने फिर क्या लिया है? ड्वार्फ, ये भी ट्रू ब्रीडिंग का है, तो बताओ नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉस करने के बाद जो प्लांट आएगा, कौन सा प्लांट आएगा? वो भी क्या आएगा? ड्वार्फ ही आएगा, और ये भी कैसा रहेगा? ट्रू ब्रीडिंग वाला ही रहेगा। अरे समझ में आई? आप जो पढ़ते हो क्या पढ़ते हो? आप जो क्रॉस कराते हो वो एक टाल का एक ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराते हो। अरे बोलो, आप एक टाल का ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराते हो, ये तो होता है। मैं क्या करा रहा हूं? टाल का टॉल के साथ में, समझाने के लिए ट्रू ब्रीडिंग कैसा बना, ड्वार्फ का ड्वार्फ के साथ में। जब भी आप ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लोगे तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? ट्रू ब्रीडिंग वाला ही आने वाला है। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने क्या किया था? इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जितने भी इन्होंने कैरेक्टर लिए थे, जितने ट्रेट लिए थे, सबके क्या बना लिए? सबके ट्रू ब्रीडिंग बना करके पन्नी भर के सीड को रख लिया मेरी तरफ से। इतना क्लियर? तो इस लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है। True breeding lines is one that having undergone continuous self pollination। अगर कोई प्लांट आपने ट्रू ब्रीडिंग लिया है और उसमें आप लगातार सेल्फ पॉलिनेशन का कराओगे तो क्या दिखे आपको? एक स्टेबल, क्या दिखेगा? क्या यहाँ पर स्टेबल था पहले? सॉरी, यहाँ पे देखो, पहले थोड़ा बहुत अनस्टेबिलिटी थी, फिर धीरे धीरे क्या हो गया? स्टेबल हो गया। पहले पहले क्या था? टाल 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 टाल, मतलब एक ही क्या हो रहा है? ट्रेड्स जा रहा है। स्टेबल ट्रेड्स क्या होता है? स्टेबल ट्रेड्स इनहेरिटेंस, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जाएगा, जो ट्रेड्स जाएगा, वो कैसा जाएगा? स्टेबल जाएगा। तो मेंडल का कहना ये था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेड्स जाता है वो कैसा जाता है? वो स्टेबल जाता है। ये मेंडल कहना है। अभी इनकी बात गलत भी साबित हो सकती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, लेकिन फिलहाल इनके लेवल पर क्या है? स्टेबल ट्रेड्स इनहेरिटेंस एन एक्सप्रेशन फॉर द सेवरल जनरेशन। और यही ट्रेड्स क्या होगा? कई सारी जनरेशन तक अपना यही एक्सप्रेशन शो करने वाला है। तो ऐसे प्लांट को क्या नाम देते हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको, यही ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कुछ और नहीं बल्कि आपसे कहते हैं क्या हो? होमोजाइगस। क्या नाम देते हो? होमोजाइगस। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको पता होगा, ऐसा जीन जिसमें दोनों एलील क्या होते हैं? सेम टाइप के होते हैं, उसे कहते हैं क्या है आप? होमोजाइगस। जिसे मैं टाल कैपिटल टी के लिए लिख दूं, ये होमोजाइगस। ये होमोजाइगस किसके लिए है? टाल के लिए है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्मॉल टी, ये होमोजाइगस किसके लिए है? ड्वार्फ के लिए है। ये बताओ क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तुम्हें इतना थोड़ा बहुत तो पता ही है ना। ये मेरा ये नहीं है। तो जो होमोजाइगस होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रू ब्रीडिंग वाले होते हैं। क्रॉस करा के एक बार देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको भी सुकून मिल जाएगा। यहाँ पर कैपिटल टी, बताओ क्या दोनों ट्रू ब्रीडिंग है नहीं है? गैमेट बना लेते हो? नहीं बना, पर मैं सिखाऊंगा आपको। मान लेते हैं अभी फिलहाल दोनों सेम टाइप के एलील है, तो यहाँ पे जो गैमीट बनेगा वो कैपिटल टी वाला ही बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो बनेगा वो भी कैपिटल टी वाला ही बनेगा। ये दोनों गैमीट्स है। अगर मान लेते ये पी प्लांट में ये पॉलन ग्रेन है, ये मेल प्लांट है, पॉलन ग्रेन बनाएगा। अरे बोलो। और अगर ये फीमेल है तब एग बनाएगा। ये पॉलन ग्रेन में पॉलन ग्रेन, अरे कुछ याद है? पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट, कुछ याद है? हाँ बस सही, 2 मेल गैमीट है, फलाना धमाका करूंगा। अगला ये एग होता है, एग दोनों क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, क्या बनेगा? कैपिटल टी। कौन सा प्लांट आया? क्या पहले से टाल था? ये भी टाल था, ट्रू ब्रीडिंग वाला था। अब जो है वो भी कैसा है? टाल है, ये भी ट्रू ब्रीडिंग का है। तो बोलो भाई, क्या एक ही सीड मिलेगा? बहुत सारे सीड मिलेंगे,
बहुत सारे सीड मिलेंगे। अगर इनका आपस में क्रॉस करा दें तो अगले जैसे बताओ, टाल ही आएगा ना? अरे बोलो भाई, बताओ क्या इसका फिर से इसी साथ क्रॉस करा देंगे फिर क्या आएगा? मतलब अगर वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? ट्रू ब्रीडिंग वाला ही ट्रेड्स इनहेरिट करेगा। जितनी जनरेशन आप लेके जाओगे उतनी जनरेशन में। तो चेंज कहां से होगा? चेंज कहां होगा? जब आप एक्सपेरिमेंट चेंज करोगे। यहां पर दोनों टाल लिया था आपने, जब एक टाल ट्रू टाल का ट्रू डॉग के साथ कराओगे, अब क्या होगा? वहां पर एलील का चेंज होगा और वहां पर आपका नया जनरेशन निकल के आएगा। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। तो ट्रू ब्रीडिंग पर इतना ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इतना आपका हो गया कि कोई भी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होगा कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होगा तो अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन होने जितनी बार आप कराओगे, अगली जनरेशन में जब ट्रेड जाएगा वो स्टेबिलिटी ट्रांसफर करेगा और वही ट्रेड्स अगली कई सारी जनरेशन तक चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपकी ट्रू ब्रीडिंग की बात। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, अगला कोई बात नहीं है, नेक्स्ट चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो दिख रहा है आपको, मेंडल सिलेक्टेड, मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट सिलेक्ट किए? 14। अब ये 14 कहां से आया भाई? कैरेक्टर कितने थे? और हर कैरेक्टर ऐसे चूज किए थे जिसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म थे, दो अपोजिट फॉर्म थे, तो 7 दूनी, इतना क्लियर हो गया? तो जो अब मैंने ये भी तो कहा था जितने ट्रेड थे सबके क्या बना लिए थे? ट्रू ब्रीडिंग। जैसे मैंने टाल का ट्रू ब्रीडिंग बना लिया, वैसे इन्होंने ड्वार्फ का भी बनाया होगा, ऐसे सारे के बनाया। तो बताओ कितने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन बनाए थे इन्होंने? 14। और ये क्वेश्चन है नीट का, कहीं बाहर नहीं, नीट का ही क्वेश्चन है। कितने हैं आपके पास? तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी एज पेयर्स व्हिच आर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। जो प्लांट थे सारे कैरेक्टर में सिमिलर थे, लेकिन केवल एक कैरेक्टर में ही क्या थे? ये कॉन्ट्रास्टिंग थे, यानी कि अपोजिट अपोजिट थे। इतना क्लियर हो गया? चलो इसे आप अंडरलाइन करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सिलेक्टेड वर। मेंडल ने जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सेलेक्ट किए थे उसमें से कुछ यहाँ पर नाम दिया गया है, कुछ मैं आपको आगे टेबल में भी पढ़ाने वाला हूं। पहला क्या था? यहाँ पर लिखा है स्मूथ एंड द रिंकल। स्मूथ एंड रिंकल, स्मूथ क्या होगा? राउंड मान लेते हैं ना, राउंड। रिंकल सीड का शेप बता रहे हैं। यहां पर ये क्या है? दोनों ट्रेड्स हैं। क्या है? अरे भाई स्मूथ क्या है, रिंकल क्या है? ट्रेड्स है ना। और किसका ट्रेड्स होगा ये? मैं कह रहा हूं यहां पर ये शेप का, किसका होगा? चलो इस पे आओ, उससे ये समझ लोगे वो समझ में आ जाएगा। ये कैरेक्टर है, इसका ये ट्रेड्स है, ये ट्रेड्स है। अभी आप ट्रेड्स पे ध्यान दो। ये कौन सा है? डोमिनेंट वाला। कैसे डोमिनेंट होगा वो आगे की बात है, कैसे रिसीव होगा आगे की बात है। सबसे पहले आप चीज बताओ मुझे कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किए हैं? अगर बोर्ड पे ध्यान रहेगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं कहीं और अगर मन कह रहा है तो समझ में वही चीजें आएगी फिर ना। तो कोई भी आगे खड़ा हो जाए पढ़ाने के लिए समझ में नहीं आएगा। पहला आपके पास कैरेक्टर का नाम बोलो। पहला कैरेक्टर, कैरेक्टर पहला है सेफ। पहला कैरेक्टर कौन सा है? दूसरा किसका सेफ है? सीड का सेफ है। दूसरा कैरेक्टर कलर, किसका? सीड का। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर कलर, किसका? फ्लावर का। चौथा कैरेक्टर सेफ, किसका? पॉड का, वही जो मटर आती है यहाँ। ठीक है। अगला कैरेक्टर कलर, किसका? पॉड का। अगला कैरेक्टर पोजीशन, किसका? फ्लावर का। अगला कैरेक्टर हाइट, किसका? स्टेम का। तो टोटल कैरेक्टर कितने हो गए? 7। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने कैरेक्टर थे जो सीड से चूज किए गए थे? मेंडल ने कितने कैरेक्टर, कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने सीड से लिए? कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने स्टेम से लिए? कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने फ्लावर से लिया? कितना इन्होंने पॉड से लिया? अरे सामने देखो, ये सीड है, ये सीड है ना। सीड से कितने कैरेक्टर चूज किए? 2, एक सेब का, दूसरा। इन्होंने फ्लावर से कितने कैरेक्टर चूज किए? 2, कलर और पोजीशन फ्लावर से। अगला पॉड से 2 कैरेक्टर, कौन सा? सेफ और कलर। और स्टेम से कितने कैरेक्टर लिए? 1, कौन सा? हाइट का। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि कैरेक्टर कितने लिए? 7।
लेकिन कहां से कितने लिए हैं ये आपको आना चाहिए। सीड से कितने हैं, 2 हैं। फ्लावर से कितने हैं, 2 हैं। पॉड से कौन है, 2 है। और स्टेम से कितना है, 1 है। और ये भी आपको आना चाहिए कौन कैरेक्टर कहां से लिया गया है। जैसे सीड में सेफ और कलर, अब देखते हैं सेफ और कलर कहां कहां पर है। सेफ कलर ना, यहां पर आते पॉड में सेफ एंड कलर। फ्लावर में क्या है, कलर एंड पोजीशन। और ये तो हाइट है ही। अरे बोलो भाई, हर कैरेक्टर के अपोजिट ट्रेड्स है या नहीं है, बताओ। पहला सीड में क्या दिख रहा है आपको, सेफ है। अगर ये सेफ है, बताओ क्या है ये, सेफ। तो सेफ में क्या क्या अपोजिट ट्रेड्स हो सकते हैं, पहला बताओ ट्रेड्स, राउंड। और राउंड को ही आपने क्या कहा अभी तक, स्मूथ कहा। क्या कहा आपने, स्मूथ कहा। पहला ट्रेड्स है। दूसरा ट्रेड्स क्या था, रिंकल, पिच का हुआ। आपने देखा बहुत से मटर पिची हुई आती है। अरे देखो अगला, सीड में कलर की बात करते हैं तो येलो कलर है, एक क्या है, ग्रीन है। येलो वाला ट्रेड जो है डोमिनेंट कहलाता है, और ग्रीन वाला आपको याद करना पड़ेगा कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव। फ्लावर का कलर का डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है, वायलेट। मटर का आपने फ्लावर देखा, वायलेट कलर का भी होता है, आपने व्हाइट कलर का भी देखा होगा। तो वायलेट वाला डोमिनेंट, और व्हाइट वाला छीमी देखी होगी आपने। अरे वही जो आप कहते हो ना, पॉड करें सेप, पॉड का सेप फुल, मतलब पूरा तरीके फूला हुआ होता है। अरे बोलो यार, इसे कहते हैं क्या हम, फुल। या इसी का एक नाम और आएगा, इन्फ्लेटेड। क्या नाम आएगा, इन्फ्लेटेड नाम भी आएगा। ठीक है। अगला दूसरा क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड, पिचका हुआ। हाँ जरूरी कह रहे हैं, पिचका हुआ, थोड़ा बीच में क्या होता है, पिचका हुआ होता है। अगला, पॉड का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर आपने देखा होगा। ग्रीन कैसा होता है, डोमिनेंट। येलो कैसा होता है, रिसेसिव। फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन कह रहे हैं एक्सियल, देखो लास्ट में बना हुआ है ना, लास्ट में। और ये क्या है आपके पास, टर्मिनल। तो एक्सियल वाला डोमिनेंट और टर्मिनल वाला रिसेसिव। और हाइट में देखते हैं तो टॉल तो आपको पता ही है, प्लांट टॉल है। और ये क्या है, डॉर्फ है। टॉल वाला क्या होता है, डोमिनेंट। और डॉर्फ वाला क्या होता है आपके पास, रिसेसिव। तो कितने कैरेक्टर, कितने ट्रू ब्रीडिंग्स वैरायटी, 14। कुछ याद आया, कितने ट्रेड्स डोमिनेंट, कितने ट्रेड्स रिसेसिव, कितने कैरेक्टर फ्लावर से लिए गए, कौन कौन सा, कलर, हाँ फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। मैंने फ्लावर पूछा था, हाँ फ्लावर पूछा था। फ्लावर में कितने कैरेक्टर आपने चूज किए, फ्लावर से 2। कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव, कौन कौन सा कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर फ्लावर का कलर, दूसरा फ्लावर पोजीशन। कलर में कौन सा डोमिनेंट, कौन सा रिसेसिव, पोजीशन में कौन सा डोमिनेंट, कौन सा रिसेसिव। इतना क्लियर। सीड से कितने कैरेक्टर, कौन कौन सा, सेफ और कलर। सेफ में कौन सा, राउंड और ट्विंकल। और कलर में येलो एंड ग्रीन। कुछ याद आया, येलो और ग्रीन यही होता है, डाई हाइब्रिड में कराते हैं आप क्लास ना, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन। कुछ याद आया, आगे भी याद आएगा, ऐसे ही याद आएगा। पॉड में 2 कैरेक्टर, कौन सा, सेफ एंड द कलर। सेफ कैसा, फुल। और कॉन्स्ट्रिक्टेड आपका रिसेसिव वाला। और सॉरी, पॉड का कलर ग्रीन कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट। और येलो कैसा हो जाएगा, रिसेसिव। कुछ समझ में आ गया। तो आगे बात करते हैं, इन्होंने कितने कैरेक्टर लिए थे। यहाँ कुछ लिखा हुआ था सम, यहाँ पे सारे नहीं लिखे हुए हैं, कुछ लिखे हैं। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ट्रेड्स लिया गया है ना कि कैरेक्टर ना, सेलेक्टेड वर्ड्स। जैसे मेंडल ने कौन कौन से ट्रेड्स लिए थे, कितने ट्रेड्स लिए थे, कितने ट्रेड्स लिए थे, 14 लिए थे। ट्रेड्स 14 लिए थे, 7 डोमिनेंट 7 रिसेसिव। कैरेक्टर कितना था, उनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रेड्स, तुम्हें बताना है कौन सा कैरेक्टर होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, स्मूथ एंड द रिंकल सीड। अब ये सीड क्या है, अगला बताओ, येलो एंड ग्रीन सीड। ये सीड का कलर लिया गया है। कैरेक्टर कौन सा है, कलर। और ट्रेड्स कौन सा है, येलो एंड ग्रीन, यानी कि कलर उसका। ठीक है ना। अगला बताओ, इन्फ्लेटेड बोले तो फुल, और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये पॉड का क्या लिया गया है, तो कैरेक्टर क्या हुआ, सेफ। अगला, ग्रीन एंड येलो पॉड, ये कलर ऑफ द
पॉड, तो करेक्टर क्या होगा, कलर ऑफ द पॉड, और ट्रेड्स क्या होगा, ग्रीन एंड येलो। कौन सा डोमिनेंट और येलो। अगला पढ़ते हैं, टाल एंड डॉर्फ, करेक्टर कौन सा है, स्टेम हाइट। ठीक है, अरे बोलो भाई। फिगर मैंने आपको पढ़ा दिया है 5.1, टेबल में पढ़ाने जा रहा हूं 5.1। ये मटर बनी हुई, खाने का मन का, खाना नहीं है ये आपके पास, देखो यहां पर खा नहीं पाएंगे। ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये बताओ, ये पॉड है ना। अच्छा, इस पॉड में बताओ कौन सा करेक्टर आपको दिखाई दे रहा है इसमें। यहाँ पर इन्फ्लेटेड भी दिख रहा है, ये फुल भी दिख रहा है, और ग्रीन कलर का भी दिख रहा है, मतलब इसका शेप भी है इसका, और इसका कलर भी है या नहीं है। यहाँ पे सीड दिख रही है, सीड में कौन कौन सा करेक्टर दिख रहा है, 2 करेक्टर दिख रहे हैं, इसका शेप भी दिख रहा है, इसका कलर भी दिख रहा है। शेप कैसा दिख रहा है, राउंड, और कलर ग्रीन। अच्छा, ग्रीन कलर सीड का डोमिनेंट रिसेसिव, हाँ अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं रिसेसिव होगा। मैंने क्या पूछा पहले बताओ। मैंने कहा सीड के कलर में ग्रीन रिसेसिव या डोमिनेंट, क्या है, कलर ग्रीन वाला रिसेसिव। ग्रीन कलर कहां पे डोमिनेंट बनेगा, पॉड में ना। अरे बोलो, चलो भाई आगे आते हैं। यहां पे देखो फिर से, ये जो क्या दिखा, पॉड दिखा, फुल दिख रहा है, यानी पॉड का शेप हो गया, फुल है तो डोमिनेंट दिख रहा होगा। अरे बोलो, कलर दिख रहा है आपको, कैसा कलर, येलो कलर। बताओ पॉड में कलर कैसा, येलो, रिसेसिव दिख रहा है। समझ में आ गई बात है। ये क्या है, ये क्या है, सीड है, सीड में शेप भी दिख रहा होगा आपको, गोल गोल सा है, राउंड है, डोमिनेंट है। रिंकल दिख रहा तुम्हें, राउंड दिख रहा है भाई, डोमिनेंट वाला होगा ना। कलर कैसा है, पीला पीला, येलो येलो, बताओ डोमिनेंट ना। समझ में आ गई, हाँ। अच्छा जूम नहीं है, कोई बात नहीं है। ये फोकस आ रहा है, फोकस में, अरे ये फोकस आ रहा है ना पूरी तरीके से फोकस में, बस बढ़िया है। तो फिर से मुझे एक बार बता दो बस, कितने करेक्टर, कितने ट्रेड्स, कितने ट्रेड्स डोमिनेंट के, कितने रिसेसिव के, सारे याद रहेंगे। याद करना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आगे भाग जाएगा ना। अगला दिख रहा है, थोड़ा ब्लर होगा, कोई बात नहीं है, चश्मा लगा लेना तुम। अच्छा बोल क्या रहे थे, बस सर की बस, कुछ और बोल रहे थे, बस एनफ। ठीक है, सीक्वेंस दिया गया है यहाँ पर, कितने हैं 1 से 7 तक। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ना। तो जो तुम्हें बताना मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारे कैरेक्टर्स, स्टेम का हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड का कलर, हो गया। मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, पहले पेन का कलर चेंज कर दूं। गलत क्या है, 1 ना, 2 2 किसका, ये फ्लावर का, 2 किसका, 2 किसका, ठीक समझ में आ गया। यहाँ पर ट्रेड्स लिखे, तुम्हें बताना कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव। टाल डॉर्फ, डोमिनेंट, हाँ अरे चल जाओ, बैटरी खत्म कर रहे हैं। डोमिनेंट, रिसेसिव, वायलेट, वाइट, एक्सियल, टर्मिनल, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन, येलो, राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन। अरे ये भी देख लेना किसका पढ़ रहे हो,
हाँ, मैं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा भाई। ग्रीन वहां पर भी है, देखो कहाँ गया ग्रीन। ग्रीन यहाँ पर भी है, और ग्रीन देखो ना, पॉड के कलर में ग्रीन कैसा है, डोमिनेंट है, और सीड के कलर में डोमिनेंट कैसा है, रिसेसिव है। येलो की बात करते हैं तो देखो येलो यहाँ पर पॉड के कलर में येलो कैसा है, रिसेसिव है, और सीड के कलर में। ठीक है, तो आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, अरे बोलो। चलो अब क्वेश्चन की बात। मेंडल, बी 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 बी, तुरंत मेंडल 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 फर्स्ट, मैंने ये लिखा था ना। हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होता है, कहाँ गए भाई, मेंडल साहब हैं, यही होंगे। भाई रुक जाओ, मुझे लग रहा है अभी तो हलवा हलवा मिल रहा है तो भाग रहे हो। आराम से पढ़ो, आराम से। चलो पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू द मेंडलिज्म्स, बोले तो मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग, व्हिच कैरेक्टर शो द डोमिनेंस, कौन सा कैरेक्टर है जो डोमिनेंसी शो कर रहा है। ए, किसने कहा ए, भाई आयान बड़े खड़े हो जाओ। डी, रुक जाओ। हाँ, डी फॉर डेंजर, डी फॉर डेंजर। टर्मिनल पोजीशन ऑफ द फ्लावर, ये एक्सिल क्या लिख दिया, टर्मिनल फ्लावर ऑफ द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द फ्लावर, एक्सियल। ग्रीन कलर इन द सीड कोट, रिंकल सीड एंड द राउंड, ये कहां से आ गया सब। भी सही है, मुझे पता है। देख लेते हैं, ग्रीन पॉड का कलर जो होता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, फ्लावर की पोजीशन में टर्मिनल कैसा होता है, रिसेसिव होता है, तो डोमिनेंट क्या होता है, एक्सियल होता है। तो मैं क्या से ऐसे बना हुआ था, ये एक्सियल कैसा है, डोमिनेंट वाला है। ग्रीन कलर इन द सीड कोट, सीड कोट मतलब सीड जो आपको दिखता है ना, जब भी सीड देखो, कभी कभी सीड कोट पूछेगा, कभी क्या सीड, कभी क्या और कॉटलीडन भी कह सकता है, बात एक ही है ना। तो सीड में जो ग्रीन कलर कैसा होता है, रिसेसिव होता है, तो डोमिनेंट कौन सा होता है, येलो होता है। अगला रिंकल सीड, अभी से फिलहाल काट दो यहाँ पर ना, क्या है ये, रिसेसिव। डोमिनेंट कौन सा होता है, राउंड वाला होता है। कैरेक्टर्स शोज द डोमिनेंसी। हाँ, अगला पढ़ते हैं, ये तो हो ही गया डोमिनेंट वाला ना, ये सारे क्या है, रिसेसिव वाले हैं, ये क्या है, डोमिनेंट। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, चलो कुछ मुझे लग रहा है कि ये गलत प्रिंट हो गया था, अगला गड़बड़ा गया था, कह रहे 7 पढ़ लेते हैं। The genes controlling the 7p characters studied by the Mendels are now known to be located on the how many different chromosome? चलो बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारे पे विश्वास हम नहीं करेंगे, हम अपना आंसर खुद बताएंगे। क्या लिखा हुआ है, बहुत गौर से पढ़ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, और ये इंसाइड में दिया भी नहीं है, बाहर से पूछा गया है, थोड़ा सा बाहर है, लेकिन लिखा है, जो बता रहा है आंसर मैं उससे पूछूंगा भी। ठीक है, लिखा द जीन कंट्रोलिंग द 7 कैरेक्टर। पहले बहुत गौर समझो, क्या लिखा है पर, जीन है, 7 ही होगा, पक्का गलत है। जो जीन बता रहे, पहले क्वेश्चन समझ लो, समझा रहे भाई, रुक जाओ, इतना भाग क्या लिखा, जीन क्या कंट्रोल करता है, जीन क्या कंट्रोल करता है, कैरेक्टर्स। मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे, 7। यहां तक बढ़िया है, बढ़िया एकदम मस्त है। स्टडीड बाय द मेंडल्स आर नाउ नोन टू बी लोकेटेड, ये जीन है वो लोकेटेड है ऑन हाउ मैनी डिफरेंट क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम पर। ये 7 कैरेक्टर था, 7 जीन रहेगा, हाँ 7 कैरेक्टर है, 7 जीन है, 7 जीन जो है वो कितने क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, कितने पर, 4 पे लोकेटेड थे, कितने पर, 4 पर। अब यहीं पर तुम लिखो एक साइंटिस्ट का नाम। अरे मेरे भाई रुकोगे, हाँ चलो लिखो, मुझे कुछ लिखाना था, बाहरी साइंटिस्ट है, नाम लिखो उनका,
हाँ एस बी, मुझे लग रहा है ज्यादा साउथ की मूवी देखते हो। हाँ हाँ, LIXT, साइंटिस्ट हैं। अच्छा ये बताओ पहले, पी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? यहाँ पे देखो, सब कुछ लिख लो ए पर। पी प्लांट, देखो यार छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि हंसी से में आप टाल दोगे, लेकिन यही आपका बेस बनाता रहा है। पी प्लांट अगर ये 2n है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड कितने होते हैं क्रोमोसोम? 14th क्रोमोसोम होते हैं। अब हैप्लॉइड होगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना? अरे बोलो। अब यहाँ पर मैं कुछ गिनती लिखने जा रहा हूँ और आपको लिखना पड़ेगा। पहला 1457, 1457, ये है क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम नंबर। और इसी के नीचे मैं लिखूंगा कितने कैरेक्टर थे पर 23 11 2311, ये हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर या नंबर ऑफ जीन कौन सा था ना, आप लिख लो। आप क्या लिखोगे? आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिख लिया आपने। 1457 मतलब क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7। टोटली हेप्लॉइड में कितने थे? 7। लेकिन जो जीन था वो 7 पे नहीं था। इन कैरेक्टर के जीन, जो मेंडल ने कैरेक्टर चूज किए थे, उसके जो जीन थे वो 7 जीन पे नहीं थे। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चूज किए थे, उसके जो जीन हैं वो 7 क्रोमोसोम पे नहीं थे। तो किस पे थे? क्रोमोसोम नंबर 1 पे थे, क्रोमोसोम नंबर और, तो टोटल कितना हो गया? 4। इस क्वेश्चन का होगा आंसर। अरे बोलो। अब क्रोमोसोम नंबर 1 पर कितने कैरेक्टर थे? 4 पे कितने थे? और 5 पे कितने थे? और 7 पर 1। कितना हो गया? बोलो। ये हो गया आपका क्रोमोसोम नंबर, और इस क्रोमोसोम पर कितने कैरेक्टर, कितने जीन मौजूद थे, कितने कैरेक्टर मौजूद थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बताओ इसका आंसर। डी ना भाई, जीन कहाँ लोकेटेड है? क्रोमोसोम पर। और जीन से क्या डिसाइड होता है? कैरेक्टर। जो कैरेक्टर होगा वहीं पर क्या होगा? जीन होगा। बात समझ में आ गई ना? तो कितना हो गया इसका आंसर? 4। इतना क्लियर हो गया? चले। हाँ, किसको समझ में नहीं है? पहले खड़ा हो जाओ। हाँ खड़े हो। क्या समझ में नहीं आया इसमें बताओ। यहाँ आओ, आगे आओ, यहाँ आओ, आ जाओ। नहीं यहाँ तो आओ, यहीं खड़े जाओ, बस वहीं खड़े जाओ। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें? इसमें समझना क्या, मैंने कहा भाई पी प्लांट के अंदर टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है अगर डिप्लॉइड है तब ना। अगर वो हैप्लॉइड है तो कितना होगा? 7 होगा। जितने जो करेक्टर 7 वाले पे, मतलब 7 करेक्टर क्रोमोसोम पे होंगे, वही दूसरे 7 पे होंगे। अरे बोलो। यहाँ पर लिखा मैंने 7, यहाँ मैंने 7 नहीं लिखे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपका क्रोमोसोम नंबर, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6 हो गया, ये 7। ये क्रोमोसोम का नंबर हो गया। हैप्लॉइड में कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना हैप्लॉइड में। अब मैं कह रहा हूं इन 7 में से किस किस क्रोमोसोम के ऊपर जो मेंडल ने कैरेक्टर चूज किए थे उसके जीन मौजूद हैं। तो मैंने कहा इन 7 में जो पहला क्रोमोसोम है कौन सा है? जो पहला वाला है, ये फर्स्ट नंबर। इस क्रोमोसोम नंबर 1 पर कितने कैरेक्टर थे? तो कितने जीन रहे होंगे? 2। अगला क्रोमोसोम नंबर 4, मेंडल ने जो कैरेक्टर चूज किए थे वो कहां पर है? क्रोमोसोम नंबर 4 पर है। और कितने कैरेक्टर थे? 3। समझ में आया इतना? अगला क्रोमोसोम नंबर 5, कितने कैरेक्टर? 1। और क्रोमोसोम नंबर 7, कितने कैरेक्टर? 1। ये किसने बताया? ये मेंडल ने नहीं बताया, बल्कि किसने बताया था? ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया था कि मेंडल ने जो कैरेक्टर चूज किए थे वो कैरेक्टर जो है, उसका जो जीन था वो किस किस क्रोमोसोम पर मौजूद था और कितने नंबर में मौजूद था। अब समझ में आ गया एकदम? हमें रुको भी नहीं समझा पाए हैं, रुको भी।
ये सारे जो लिखे हो क्या है, ये क्रोमोसोम का नंबर है, और ये क्या है, कैरेक्टर का नंबर है, जीन का नंबर है। इतना समझ में आ गया? बताओ क्या इस क्रोमोसोम नंबर 2 पे कोई कैरेक्टर नहीं होगा? होगा, लेकिन वो कैरेक्टर की स्टडी मेंडल ने की, उस कैरेक्टर की स्टडी मेंडल ने नहीं की। हो सकता है कोई भी ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन इस पे बताओ क्या कोई कैरेक्टर होगा, कोई जीन होगा? हो सकता है, लेकिन वो कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी नहीं की। क्या मेंडल ने पी प्लांट के अंदर जितने कैरेक्टर होते सारे स्टडी कर लिया? नहीं, केवल उन्हीं कैरेक्टर को उन्होंने चूज किया था जिसके पास 2 अपोजिट ट्रेड थे, और उसे चूज करने में उन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर चूज किए, जिसके 2 अपोजिट ट्रेड्स मिल करके आ गए। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना? अब ठीक है, आप जाके बैठ सकते हो आराम से। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? अब ऐसा नहीं सबको ही बुला लेंगे, किसी को यहाँ पे भी बुला सकते हैं ना। अब समझ में आ गया? ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि मेंडल ने जो कैरेक्टर चूज किए थे उसके जो जीन है वो सारे क्रोमोसोम पर मौजूद। तुम्हें तो ये लग रहा था ना कि 7 कैरेक्टर चूज किए थे, 7 जीन है, तो एक एक कैरेक्टर एक एक जीन पर होगा, ये तो आपको लग रहा था ना। लेकिन बात यहाँ पर कुछ और थी। बात वो ये थी कि सारे क्रोमोसोम पर मेंडल के द्वारा चूज किए जो कैरेक्टर है सब पर अवेलेबल नहीं थे। क्रोमोसोम नंबर 1 पे था, 4 पे था, 5 पे था, 8 पे था, 7 पे था। इतना क्लियर हो गया? कितना कितना था? एक क्रोमोसोम नंबर पहले पर 2 कैरेक्टर थे, 2 जीन थे। 4 नंबर पर क्रोमोसोम पर 3 थे, 5 पे 1 थे, 7 पे कितने थे? 1 थे। और इनके साथ ये भी बहुत ही ज्यादा, मेंडल के साथ में ये भी बहुत, इनकी नसीब जो था बहुत अच्छा था कि इन्होंने जो कैरेक्टर जब चूज किए तो कोई एक ही कैरेक्टर चूज करते थे। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं? यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे मान लो एक एक, कोई बात ही नहीं ना। यहाँ पे जब कैरेक्टर ये चूज करते थे डाई हैबिट क्रॉस कराने के लिए, तो कभी कभी इनके चांस ही था एक कैरेक्टर अगर मान लो यहाँ से उठा रहे हैं तो दूसरा कैरेक्टर ये यहाँ से उठाते थे। अगर एक कैरेक्टर इन्होंने यहाँ से उठाया है, दूसरा कैरेक्टर कहाँ से उठाते थे? ये यहाँ से। मतलब वो कैरेक्टर के बीच में ये डाई हैबिट क्रॉस कराए जो किसी एक क्रोमोसोम पर नहीं था, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर। अगर ऐसे कैरेक्टर ये चूज करते जो दोनों के दोनों एक ही क्रोमोसोम पर होते तो ये एक ला देना भूल जाते। लास्ट वाला ला कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तब इन्हें क्या मिल जाता? लिंकेज मिल जाता। बात है क्लियर? मेंडल को लिंकेज नहीं मिला था। मैं कहता रहा हूं कि मेंडल जो नसीब का था बहुत अच्छा था, वो इसलिए कि जो कैरेक्टर ये चूज करते थे डाई हैबिट क्रॉस कराने के लिए वो अलग अलग क्रोमोसोम पर हुआ करते थे। अगर कहीं एक ही क्रोमोसोम पर होता तो इन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होती, लिंकेज इन्हें भी दिखता, लेकिन इन्हें लिंकेज नहीं दिखा था। तो इनके नसीब की बात थी कि अपना काम करके चले गए। इतना क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत? वे सब बातें बहुत आगे की जो आप मुझे अभी पढ़वा ले रहे हो, कोई बात नहीं है, नाम सुने रहोगे आपको फायदा होगा। अगला क्वेश्चन लगाओ आप। अब मैं तुमसे विश्वास नहीं करूंगा, तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। सर बी सही है। Which of the following traits of the garden pea studied by the Mendel was a recessive feature? आपको recessive ढूंढना है। Axial flower position, बोलो बोलो क्या? डोमिनेंट होगा, बोलिए आप, डोमिनेंट होगा ना। ग्रीन सीड है, ग्रीन है, कैसा होगा ये? रिसेसिव होगा। ग्रीन पॉड कलर, पॉड में तो ग्रीन कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। राउंड सीड शेप डोमिनेंट होता है। तो कौन सा ढूंढना था मैं? रिसेसिव। मिल गया? बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन द, सही है? हाँ, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यहां पे कैरेक्टर की बात की जा रही है ना। कैरेक्टर्स इन द पी प्लांट्स वर स्टडीड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कितना आएगा? 7 ही आएगा। पेयर बात कर रहे हो? हाँ बताओ, क्या 7 का पेयर बनाओगे इसमें? कैरेक्टर तो साथ ही लिया था ना उन्होंने। हाँ, जो उनका क्या था, ट्रेड था, वो पेयर में थे। अगर ट्रेस यहाँ पर आता तो यहाँ पर अगर पेयर लिखा होता तो मैं लगाता कितना? 7, और अगर पेयर न लिखा होता तब 14 लगाता। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात की है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कितने हो गए? 7। एक क्वेश्चन सभी आएगा, करें 7 कैसे हो गया? कैरेक्टर कितने थे? 7 ही तो थे। हाँ, तो क्या मैं मान लूँ यहाँ पर? इसे क्या मालूम है? इसे मैं मान लूँ ट्रेड्स।
ठीक ठीक, रुको रुको रुको, सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है। करे वही तो, हाँ गड़बड़ हुआ, इन्हें पता था ना, वही हमें बस ये हमें क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर बोले तो ट्रेड्स, ये किसकी बात कर रहा था, करेक्टर की नहीं, पूरी लैंग्वेज में पढ़ा नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, और कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होते क्या है, ट्रेड्स होते हैं। अब बताओ कितने पेयर, आंसर भी अभी सही है ना, बोलो भाई। तो यहाँ पर कहाँ घूम जाओगे आप, यहाँ पर जो लिखा है ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्या था, ट्रेड्स था, और इसे पेयर में पूछा गया था, कितने पेयर हो गए, 7 पेयर, और टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बढ़िया है, अब सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। इन दिस क्लास डिड नॉट यूज्ड, क्या नहीं यूज हुआ था, सीड का सेफ यूज हुआ है, फ्लावर पोजीशन, सीड का कलर, पॉड का लेंथ, किसकी लेंथ इस्तेमाल हुई है, हाइट है तो लेंथ ही है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, हाँ डी 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 डी, कब काम करना स्टार्ट किया था, 1856 से 1800, ये नीट क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था, जल्दी में आया था। कौन सी सेंचुरी है, हाँ मिड 19th सेंचुरी, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। एनसीईआरटी खा जाओ, चबा जाओ, गोर के पी जाओ, बस करो, ज्यादा मान लो कि भाई पढ़ा तो होगा नहीं तो धूल मिट्टी लगी होगी ना। Among the following characters which one was not considered by the Mendel in the experiment, कौन सा, on the P, first trichomes, ग्रैंडलर्स एंड द नॉन ग्रैंडलर, ये तो ये लिया नहीं था, सीड लिया था, और सीड का इन्होंने कलर देखा था, ग्रीन, और ग्रीन कैसा था, येलो, पॉड, पॉड में शेप देखा था, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, डोमिनेंट, और अगला यहाँ पर स्टेम, हाइट लिया था, टॉल एंड डार्क, तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट नंबर, ठीक है। अगला, ये सारा आपका पीवाईक्यू है, लगाओ या ना लगाओ, यहाँ लगा लोगे आप, पीवाईक्यू आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग्स, हाँ अब बताओ, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग्स पी प्लांट वैरायटी डिड मेंडल सेलेक्ट एज द पेयर which were similar except in one characters with the contrasting traits, तो कौन होगा यहाँ पर, एक ही ऑप्शन है इसमें। अब करेक्ट कैसे होगा, कितने, हाउ मैंने कितने ट्रू ब्रीडिंग्स लाइन थे बताओ, 14 ही तो थे, और जो ट्रेड्स लिए गए थे वो सब पेयर में थे या नहीं थे। यहाँ पर ये नहीं पूछा कितना पेयर अवेलेबल, बल्कि ये पूछा कितने हैं, और वो सब कितने में, किसमें थे, वो पेयर में थे, ठीक है। तो कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे यहाँ पर, 14 था, ठीक है। 7 ऑप्शन होता तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा पेयर, और ये पेयर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर लिखा के पहले पढ़ो, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी डिड मेंडल सेलेक्टेड एज द पेयर, कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स इन्होंने पेयर्स में लिए थे, जो आपने ट्रेड्स लिए था पेयर में ही तो लिया था, कोई टाल था तो कोई डॉट था, ठीक है। तो आंसर कौन आता है यहाँ पर, 14 नंबर। अगला क्वेश्चन लगाओ, 2022 या 2021 कोई एक शायद, हाँ फैजान तुम खड़े हो जाओ पहले, हाँ खड़े होके बताओ, अच्छा लगता है, तुम बताओ, पढ़ो भाई, मैं कुछ बोलूं, माइक बंद कर देते हैं, कुरान खानी पढ़ने नहीं आए हो, बताओ अब, बोथ आर करेक्ट, देखते हैं भाई कितने कह रहे, सही है, सही है ना, पढ़ते हैं। मेंडल स्टडीड द 7 पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, अब क्या लिखा देखो यहाँ पर, क्या लिखा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, कितना पेयर, टोटल नंबर 14 इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सही बात है। अगला, 7 कैरेक्टर एग्जामिन बाय द मेंडल इन एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट वर सीड शेप था, कलर भी था, फ्लावर कलर था, फ्लावर पोजीशन भी था, पॉड का शेप था, पॉड का कलर था, और स्टेम की हाइट थी, तो सही है। बैठ जाओ फैजान, बातें करते ज्यादा है बस। भैया कहाँ है आजकल, फीवर है,
फीवर में है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? बस थैंक यू सर करें, बहुत खुश हैं। चलो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन। एक जीन कैसे इनहेरिट करता है, एक जीन का मतलब है एक कैरेक्टर कैसे अपने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा। तो कल कुल मिला के बात ये है कि कल हम स्टार्ट कर देंगे आपका क्या, मोनो हाइब्रिड, अरे बोलो भाई,